दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों आगामी पीसीएस परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे और वह है आर्थिक घटनाक्रम। इस समय जो है इस टॉपिक से कम 5 से 7 प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं और कुछ जो है कथन कारण के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी पढ़ेंगे और आपको बता दें चूंकि हम लोग दोहरा रहे हैं तो इसलिए बहुत तेजी से पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल उसको टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न खर्च करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है आज का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए एचएएल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और यह जो है भारत सरकार से प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला, मतलब महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसको फायदे क्या होंगे महारत्न बनने के बाद। तो अब एचएएल को बिना मंजूरी के सरकार के अपने शुद्ध मूल्य का 15% परियोजनाओं में और 5,000 करोड़ रुपए तक का विदेशी उपक्रमों में निवेश के लिए छूट मिल गई है। ठीक है ना। एचएएल है क्या? तो एचएएल भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है। ठीक, अब देखिए महारत्न दर्जे के लिए आवश्यक क्या होता है इसके लिए जान लेते हैं, क्योंकि कथन कारण में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए महारत्न दर्जे के लिए पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक, शुद्ध मूल्य रुपया 15,000 करोड़ रुपए से अधिक और शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक अर्जित करना होता है। ठीक है, तो जिसके पास ये क्राइटेरिया है, जो इसमें फिट आता है, उसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 14 महारत्न कंपनियां कौन सी हैं और उनकी स्थापना वर्ष क्या है, तेजी से देख लेते हैं, हो सकता है इसमें से प्रश्न बन जाए। तो देखिए भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। फिर बीपीसीएल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1952 में स्थापित हुआ। फिर गेल है गैस इंडिया लिमिटेड, 1984 में स्थापित हुआ। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में स्थापित हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में, एचपीसीएल है ये। उसके बाद सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1954 में स्थापित हुआ। एनटीपीसी है राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम है, 1975 में स्थापित हुआ। फिर आरईसी है, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, यह 1969 में स्थापित हुआ। फिर पीएफसी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1986 में स्थापित हुआ। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 में स्थापित हुआ। फिर भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, आईओसीएल है, 1959 में स्थापित हुआ। ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी है, 1956 में स्थापित हुआ। ये अक्सर मिलान करने में पूछा जाता है ओएनजीसी। और ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में स्थापित हुआ। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसको अभी अभी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, यह 1940 में स्थापित हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं। देखिए बीईएमएल को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका मिला है। बीईएमएल का मतलब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसको जो है बुलेट ट्रेन के निर्माण का ठेका मिला है। और देखिए भारत में बुलेट ट्रेन जो है, पहली बार भारत में बुलेट ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा और स्वदेशी रूप से किया जाएगा। ठीक है, यह ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। ठीक है, बीईएमएल को, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, भारत की जो हाई स्पीड रेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पद है 200, जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब देखिए वैश्विक जीएनआई रैंकिंग 2024 में के शीर्ष 10 देश आपको देखना है। तो जिसकी सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, जिसकी सकल राष्ट्रीय आय के साथ विश्व में सकल राष्ट्रीय आय, शीर्ष सकल राष्ट्रीय आय वाले 10 देशों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इसमें दिया है कि $1,25,210 सकल राष्ट्रीय आय के साथ बरमूडा नंबर 1 पे है विश्व में। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि सकल राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। तो देखिए सकल राष्ट्रीय आय जो है किसी देश की जो आर्थिक गतिविधि है, क्या है, किसी देश की आर्थिक गतिविधि को मापने का एक तरीका है, संकेतक है। और इसमें क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि मतलब आप मान लीजिए कि एक वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है, व्यवसायों के द्वारा, निवासियों और व्यवसायों के द्वारा जो आय उत्पादित की जाती है, उसे जो है कुल, मतलब वो कुल आय जो होती है उसे जो है सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक खास बात यह है कि इसमें देश के भीतर और विदेशों से प्राप्त जो आय होती है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए वैश्विक जीएनआई या सकल राष्ट्रीय आय के साथ बरमूडा नंबर 1 पे है विश्व में। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि जो 10 उच्चतम सकल राष्ट्रीय आय वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं। बाकी कुछ आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें पूछा यही जाएगा। तो देखिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, देखिए बरमूडा में प्रति व्यक्ति कितना है, $1,25,210 है, तो बरमूडा नंबर 1 पे है। फिर दूसरे स्थान पे है लिंचेस्टीन है, 1,16,600। तीसरे स्थान पे है नॉर्वे। चौथे स्थान पे है स्विट्जरलैंड।
बाकी आप देख लीजिए, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप कोई भी बड़ा देश जैसे फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, रसिया हुआ, कोई भी बड़ा देश इन 10 की लिस्ट में नहीं देखेंगे, यानी इनकी सकल राष्ट्रीय आय जो है वह बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें केवल एक देश एग्जिस्ट कर रहा है, वह है यूएसए। यूएसए की जो सकल राष्ट्रीय आय है वो $76,300 प्रति व्यक्ति ये सकल राष्ट्रीय आय है। तो यह 8वें नंबर पे है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यूएसए 8वें नंबर पे है, और बाकी सारे जो देश हैं वो ऐसे देश हैं जिनके बारे में आप बहुत कम ही चर्चा करते हैं। तो जितने महत्वपूर्ण देश हैं उनमें से कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी सकल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो आप इसे याद करिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। पहले नंबर पे है बरमूडा, दूसरे पे लिंचेस्टीन है, तीसरे पे नॉर्वे है, चौथे पे स्विट्जरलैंड है, और यूएसए का स्थान 8वां है। इसे जरूर मार्क करिएगा। ठीक है ना। बाकी भारत का तो कोई इसमें नंबर ही नहीं आता है जब इतने बड़े देशों का नहीं है, तो इतना याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए जीएनआई क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सकल राष्ट्रीय आय या जीएनआई, जिसे पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहा जाता था, किसी देश के लोगों द्वारा कमाया गया कुल धन है। वही मैंने आपको बताया था अभी। इसमें देश के भीतर उत्पादित हर चीज का मूल्य यानी जीडीपी शामिल है। साथ ही विदेश में काम करने वाले या निवेश करने वाले निवासियों द्वारा अर्जित कोई भी धन और देश में काम करने वाले विदेशियों द्वारा अर्जित कोई भी धन घटाया जाता है। ठीक है ना। यह किसी देश के निवासियों की कुल आय को दर्शाता है। क्या है? यह किसी देश के नागरिकों की कुल आय को दर्शाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब चलिए देखिए, इसमें अगला देख लेते हैं। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो हमने एक इंडेक्स की वीडियो डाली है, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। उसमें सारे इंडेक्स दिए हैं, लेकिन फिर भी अब चूंकि ये सामने है तो देखिए 127 देशों की ये लिस्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, और इसमें भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है, और भारत की जो श्रेणी है वह गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। ठीक है ना। तो बस इतना याद रखिए, बाकी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसको बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। देखिए सर्वाधिक भुखमरी के शिकार देश आप देख लीजिए, सोमालिया है, यमन है, चाड है, बहुत है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। भारत के पड़ोसी देशों की जो स्थिति है देखिए, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, जाने दीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता है। ठीक है। अब देखिए SECL 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी। कौन बनी? SECL 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली। मतलब SECL का मतलब क्या है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसने 4 अमृत फार्मेसी खोली है। ठीक है ना। और इसका उद्घाटन 16 अक्टूबर को किया गया है। अब अमृत फार्मेसी क्या है, बस आप इतना जानिए कि अमृत फार्मेसी को जो शुरुआत हुई थी वह 2015 में हुई थी। ठीक है ना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और यह अत्यधिक रियायती दरों पर जेनेरिक और जीवन रक्षक ब्रांडेड दवाओं, प्रत्यारोपण और शल्य चिकित्सा में उपयोग आने वाली सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसके तहत जो है जेनेरिक दवाओं को बेचा जाता है और अत्यधिक कम रेट पे बेचा जाता है। ठीक है। तो अमृत फार्मेसी, 4 अमृत फार्मेसी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL ने खोली है। ठीक है ना, बस इतना याद रखिए। अमृत फार्मेसियों की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दी गई है। ठीक है ना। भारत ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत मॉरिशस को पहली बार भारतीय रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा प्रदान की। याद रखिएगा, यही लाइन पूछी जाएगी, आपको यही याद रखना चाहिए। ठीक है ना। बाकी इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जिसको मैं आपको बताऊं, सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना है इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, इसे कहते हैं आइडियाज। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आइडियाज के बारे में पूछा जा सकता है कि यह क्या है, तो यह है भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना। ठीक है, बाकी इसमें छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए बहुत सी चीजें हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है ना। इतना भर जानिए, क्योंकि ये रिपोर्ट अगर पूरी पढ़ेंगे तो पूरा दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है, आप इसमें सिर्फ इतना याद रख लीजिए, सूचकांक के अनुसार 5 शीर्ष गरीबी वाले देश कौन कौन से देश 5 सबसे ज्यादा गरीबी वाले देश हैं। तो देखिए पहले नंबर पे है भारत। भारत में सबसे ज्यादा गरीब हैं 23.4 करोड़ लोग। दूसरा है पाकिस्तान, इसमें 9.3 करोड़ लोग गरीब हैं। तीसरे नंबर पर है इथियोपिया, 8.6 करोड़ लोग गरीब हैं। और चौथे नंबर पे है नाइजीरिया, 7.4 करोड़ लोग गरीब हैं। ठीक है ना। बाकी जो है इसकी जरूरत नहीं है। आगे इसमें क्या है, देखिए रिपोर्ट में एक बात और कही गई है कि इन 5 देशों में कुल 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से लगभग आधे 48.1% लोग इन्हीं 5 देशों में रहते हैं। ठीक है, बस इतना बहुत है। अब जो है इसमें और कुछ पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए।
अब आ जाते हैं, देखिए रिपोर्ट का आधार क्या है, रिपोर्ट कैसे जारी हुई है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए 2010 से यूएनडीपी और ओपीएचआई ने 6.3 मिलियन बिलियन की कुल आबादी वाले 112 देशों से डेटा एकत्र करते हुए सालाना अपना बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कर रहा है। ठीक है, सूचकांक में शामिल क्या क्या किया जाता है, किस आधार पर किसी को गरीब घोषित किया जाता है, तो पहले आवास, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है बिजली, चौथा है खाना पकाने का ईंधन, ठीक है, उसके बाद पोषण और स्कूल में उपस्थिति जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं गरीब है। ठीक है ना, तो आप इतना याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। देखिए यह 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण या FSSAI द्वारा जारी किया गया है। ठीक है ना, अब इसमें देखिए लगातार दूसरे वर्ष जो है केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, किसमें, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, और उसके बाद तमिलनाडु तथा जम्मू एवं कश्मीर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। देखिए यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहली बात तो जानिए कि ये जारी किसने किया, तो FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने जारी किया है, और इसमें जो शीर्ष देश है वह केरल है और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कुछ खास बातें देख लेते हैं। देखिए जैसे सूचकांक के जो शीर्ष राज्य हैं उनको देख लेते हैं, तो नंबर 1 पे है केरल, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, ठीक है, और तीसरे पे है जम्मू और कश्मीर, ये दूसरा और तीसरा नंबर। ठीक है ना, दूसरे पे है तमिलनाडु, तीसरे पे है जम्मू कश्मीर, चौथे पे है गुजरात। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, ये 4 राज्य हैं जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश का स्थान राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 14वां। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अभी से नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 14वें स्थान पे है, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, इतनी चीजें आप याद करके परीक्षा में जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र देशों में हांगकांग शीर्ष पर है और उसके बाद सिंगापुर और स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता में शीर्ष देश कौन सा है, हांगकांग है, फिर दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। भारत को इसमें 84वीं रैंक मिली है, कितनी मिली है, 84 रैंक मिली है भारत को। इतना ही याद करिए, बाकी छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है नंबर 1 पे कौन सा देश है, हांगकांग है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अमेरिका 5वें स्थान पे है। ठीक है ना, अमेरिका को जरूर याद रखिएगा क्योंकि मूल्यांकन हमेशा इसी को बेस बना के होता है, तो अमेरिका 5वें नंबर पे है। भारत का स्थान कितना है, देखिए अभी हमने ऊपर भी बताया था, भारत जो है 84वें स्थान पे है। भारत की रैंक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84वां है। ठीक है ना, जबकि चाइना का जो स्थान है वो 104वां है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गरीबी, समृद्धि और ग्रह बहुसंकट से निकलने के रास्ते छोड़ दीजिए, अभी इसमें कुछ नहीं है। देखिए नेटवर्क गुणवत्ता के मामले में श्रीनगर शीर्ष पे है। देखिए जब समय बदलता है तो क्या क्या बदल जाता है, एक समय सबसे ज्यादा नेटवर्क बाधित करने के मामले में श्रीनगर शीर्ष पे था, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग अक्सर होती थी, तो पहला काम यही होता था कि पहले वहां की जो मोबाइल सेवा है उसको बंद किया जाए। लेकिन अभी देखिए समाचार बदला हुआ है और नेटवर्क गुणवत्ता के मामले में श्रीनगर शीर्ष पे आ गया है। देखिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर आयोजित हुआ इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि ओपन सिग्नल की भारतीय शहरों की डिजिटल तैयारी रैंकिंग 2024 में जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर नेटवर्क गुणवत्ता के मामले में देश के 50 शहरों में शीर्ष पे है, बताइए। और वहीं उत्तर प्रदेश का आगरा, आगरा दूसरे स्थान पे है और हरियाणा का फरीदाबाद तीसरे स्थान पे है, ये नेटवर्क गुणवत्ता के मामले में। तो आप जान लीजिए श्रीनगर अब नेटवर्क, वहां मोबाइल का नेटवर्क सबसे अच्छा चलता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश का आगरा और तीसरे नंबर पे है हरियाणा का फरीदाबाद। तो इन चीजों को याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए कुछ शहरों को नेटवर्क के मामले में समान रैंक मिली है, जैसे मेरठ और मदुरई संयुक्त रूप से 7वें स्थान पे है और गाजियाबाद और प्रयागराज संयुक्त रूप से 16वें स्थान पे है। ठीक है, इतना याद करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। देखिए नेटवर्क मामले में जो प्रमुख शहरों की रैंकिंग है उनको देख लेते हैं। श्रीनगर 1 पे है, आगरा दूसरे नंबर पे है, फरीदाबाद तीसरे पे है, जयपुर चौथे पे है और पटना 5वें नंबर पे है, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों को थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे अहमदाबाद 10वें नंबर पे है, दिल्ली 13वें नंबर पे है, लखनऊ 15वें नंबर पे है, ठीक है ना, गाजियाबाद 16, प्रयागराज 16, कानपुर 13 नंबर पे है। ठीक है, ऐसे मोटा मोटी देख लीजिए। देखिए वर्ष 2023-24 में बागवानी उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान, यह हमारा अगला बिंदु है। अब देखिए इसमें
वर्ष 23-24 में देश में बागवानी फसलों का जो उत्पादन है उसका जो अनुमान है 353.19 टन मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना? 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान है। देखिए बागवानी उत्पादन में जोड़ा क्या क्या जाता है? फल, सब्जियां, बागानी फसलें, मसाले, फूल, शहद, औषधि पौधों का उत्पादन इसमें शामिल किया जाता है। तो 353.19 मिलियन टन जो है बागवानी उत्पादन का अनुमान है, ठीक है, 2023-24 में। अब यह जो है पूर्व वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो देखिए वर्ष 2022-23 में कितना था? 355.48 मिलियन टन था, ठीक है, 22-23 में। और 23-24 में 353.19 मिलियन टन है। तो इसका मतलब है घटोतरी हुई है, ठीक है। तो 2.29 मिलियन टन जो है कम होने का चांस है उत्पादन, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, चूंकि घट रहा है उत्पादन तो पूछा जा सकता है घटने और बहुत अधिक बढ़ने पे जरूर प्रश्न बनता है। तो इस समय जो है 23-24 में 2.2 मिलियन टन की कमी हो रही है बागवानी उत्पादन में। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पड़ी है, ठीक है ना, छोड़ दीजिए। देखिए आगे देखते हैं रबी की फसलों के एमएसपी मूल्य। देखिए यही पूछा जाएगा। खरीफ के पूछे जाने की संभावना कम होती है क्योंकि खरीफ का जो है मामला निकल गया है, इस समय रबी का सीजन चल रहा है। तो रबी की फसलों के एमएसपी मूल्य को पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। देखिए 16 अक्टूबर को सत्र 2025-26 के लिए 6 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। अब इसमें देख लेते हैं, लिस्ट में थोड़ा आसानी होगी। क्या क्या है? देखिए गेहूं में जो है, गेहूं की जो एमएसपी तय की गई है वो 2425 यानी 24-25 याद रखिएगा। और इसमें जो है 2024-25 की गेहूं की एमएसपी है और इसमें 150 रुपए की वृद्धि की गई है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए 1182 रुपए इसमें लागत आ रही है, ठीक है ना, 1182 रुपए इसमें लागत आ रही है गेहूं में। और इसमें किसानों का लाभ कितना है? 105% है, ये 105% लाभ है, ठीक है ना, जस्ट डबल, ठीक। तो गेहूं की एमएसपी 2425 हो गई है, 150 रुपए की वृद्धि की गई है। जौ की 1980 रुपए हो गई है, 130 रुपए की वृद्धि की गई है। चना की 5650 हो गई है, 210 रुपए की वृद्धि की गई है। देखिए अगर पूर्व का मूल्य पूछेगा तो आप एक मूल्य याद रखिए, उसमें से वृद्धि वाला हिस्सा घटा देंगे तो इससे पहले का मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है ना। साथ ही मसूर में 6700 की एमएसपी है और 275 रुपए की वृद्धि की गई है। सरसों में 5950 की एमएसपी है और 300 रुपए की वृद्धि की गई है। साथ ही कुसुम में 5940 रुपए की एमएसपी निर्धारित की गई है और 140 रुपए की वृद्धि की गई। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि किसमें की गई है? सरसों में 300 रुपए की वृद्धि की गई है। तो इसे भी याद रखिएगा, खासकर गेहूं, चना और जो है मसूर को जरूर याद रखिएगा। सरसों भी एक आध बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम अनुमान हमारा अगला पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए अनुमान जारी कौन करता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसे जारी करता है, ठीक है ना। और इसके अनुसार जो है, जो संदर्भित वर्ष है मतलब 2023-24 में देश में जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो 3322.98 लाख टन होना है या 332.30 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन की बात कही गई है, ठीक है ना। तो यह याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा केवल इतना ही याद रखिए कि 2023-24 में जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो 3322.98 लाख टन या 332.30 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ नहीं, आप इसमें दो चीजें और देख सकते हैं। देखिए इसमें जो है चावल उत्पादन कितना होगा वर्ष 2023-24 के दौरान? तो चावल उत्पादन है ये 1378.25 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, इतना चावल उत्पादन हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है गेहूं का जो उत्पादन 2023-24 में हुआ है वह 1132.92 लाख टन, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। बाकी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। अब देखिए 2023-24 में जो भी खाद्यान्न उत्पादन हुआ अब तक, ठीक है, उसका पूरा ब्यौरा है, ये अंतिम अनुमान है कि इतना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं हम। देखिए इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसको छोड़ देने की जरूरत है। अब अगला पॉइंट है देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में। कहाँ है? देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ है? गुजरात के साणंद में स्थापित किया जाएगा। देखिए सेमीकंडक्टर पे इस समय सरकार बहुत जोर दे रही है, इसलिए सेमीकंडक्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको कहीं दिखाई दे तो उसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। अब देखिए देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट जो है गुजरात में अहमदाबाद जिले के साणंद में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। अब इसके बारे में आप कुछ नहीं ज्यादा छोड़ दीजिए। ये देखिए यह प्लांट जो है साणंद में
कायन सेमीकॉन का यह प्लांट देश में सेमीकंडक्टर का 5वां तथा गुजरात में चौथा प्लांट होगा, यानी गुजरात में सेमीकंडक्टर का यह चौथा प्लांट लग रहा है। एक अन्य इकाई की स्थापना असम के मोरी गांव में भी की जा रही है, मतलब सेमीकंडक्टर के एक अन्य प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? असम के मोरी गांव में की जा रही है। ठीक है, पहले से जो 4 इकाइयां स्वीकृत है उसमें से 3 गुजरात में ही स्थापित की जा रही हैं। इनमें से एक इकाई अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन द्वारा स्थापित की जा रही है। ठीक है, गुजरात में साणंद में ही स्थापित की जा रही है, जबकि एक की स्थापना टाटा समूह द्वारा अहमदाबाद में धोलेरा में की जा रही है। ठीक है ना, तो गुजरात में साणंद में ही कौन सी की जा रही है? अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन द्वारा एक इकाई की स्थापना की जा रही है, साथ ही टाटा समूह द्वारा अहमदाबाद के धोलेरा में एक चिप कंपनी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही असम के मोरी गांव में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, मतलब उसकी स्थापना की जा रही है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये सभी स्थापित हो जाएंगे इन 4 इकाइयों में, देखिए साणंद में ही एक अन्य इकाई की स्थापना सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस द्वारा की जा रही है। कहां? साणंद में ही की जा रही है। इन 4 इकाइयों में लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने का सरकार का अनुमान है और इनकी संचयी क्षमता लगभग 7 करोड़ चिप्स प्रतिदिन होगी। मतलब ये हर एक दिन लगभग 7 करोड़ चिप्स बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगी ये सारी कंपनियां मिलकर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए, देश के सबसे बड़े एवं गहरे पानी वाले बधावन पोर्ट का शिलान्यास हो गया। देश के सबसे बड़े और गहरे वाले बधावन पोर्ट का शिलान्यास हो गया। देखिए, महाराष्ट्र के पालघर जिले में, ठीक है, नया प्रस्तावित बधावन बंदरगाह का शिलान्यास किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, और यह जो है सागर माला परियोजना का ही एक भाग होगा, यह भी याद रखिएगा। बाकी जो है यह जो है देश का 14वां प्रमुख बंदरगाह होगा। ठीक है ना, और जो नए प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे व अंतरराष्ट्रीय उत्तर पश्चिम परिवहन गलियारे का भी एक हिस्सा होगा। जाने दीजिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि देश के सबसे बड़े एवं गहरे पानी वाले बधावन पोर्ट का शिलान्यास हुआ है। यह कहाँ है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में, ठीक है, प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। तो इसे याद रखिएगा, यही इतना पूछा जाएगा, बाकी प्री में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखिए, ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलाथिया बे को देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह का दर्जा मिल गया है। किसको? ग्रेट निकोबार के गैलाथिया बे को। ठीक है, तो देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह हो गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित गैलाथिया खाड़ी में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को आधिकारिक रूप से भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित कर दिया गया है। इस बिंदु को याद रखिएगा। ठीक है ना, 13वां ये हो गया और 14वां हो गया बधावन पोर्ट। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस केवल इतना ही आप याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलाथिया बे को देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह का दर्जा दिया गया। ठीक है ना, अब देखिए, दुग्ध सहकारिता में व्यापक वृद्धि है तो श्वेत क्रांति, आपको पता है एक बार ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, वो श्वेत क्रांति एक बार चलाई गई थी, तो उसमें क्या है? दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए। तो अब जो है दुग्ध सहकारिता में व्यापक वृद्धि है श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसमें जो है इसकी शुरुआत किसने किया है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एवं डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने किया है। ठीक है, 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, यही इतना बताना मेरा उद्देश्य है। ये कौन कौन से हैं? जिसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि शामिल है। ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और महिला किसानों को सशक्त बनाना, ये 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, अंत में जो है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अन्य चीजें भी शामिल हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा कि महिला किसानों को सशक्त बनाना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि शामिल करना और दुग्ध का व्यापार भी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, सहकारिता में वृद्धि भी इसका उद्देश्य है। तो दुग्ध सहकारिता में व्यापक वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति 2.0, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे 2021-22, यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे 2021-22, इसे याद रखिएगा, यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इस रिपोर्ट को हम पढ़ाएंगे अपनी अगली वीडियो में। तो इसलिए अभी तक की ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यह अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ। ठीक है, तब तक अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके आर्थिक घटनाक्रम के शेष जो
शेष बचे हिस्से हैं उसके साथ मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन, इसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से पढ़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद।